Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. आज हम देखेंगे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश की क्या कंडीशंस थी बंगाल में और क्यों बंगाल इतना एक अट्रैक्टिव डोमेन था ब्रिटिश के लिए कि वो चाहते थे अपनी इन्फ्लुएंस और उसको ऑक्यूपाई करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था और उसका जो एम्बिशन था कि वो बंगाल में एक पॉलिटिकल पावर बने। अब जब पॉलिटिकल पावर बन जाएगी तो वो सिक्योर कर पाएंगे अपना कमर्शियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उनका ये मोटिव था। ऑन दी अदर हैंड दूसरी पावर थी दैट इज द नवाब, जो चाहते थे कि अपनी सारी की सारी पोजीशन को कंसोलिडेट करें ताकि कोई भी एक्सटर्नल पावर उसमें इंटरफेरेंस ना कर पाए। ठीक है ना। अब जब एक पॉलिटिकल पावर चाहता है दूसरा कंसोलिडेशन चाहता है तो ऑब्वियसली इट्स लीड टू द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसमें ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल किया था बाय द ब्रिटिश ने। ठीक है ना। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई भी हुआ था, ये तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ऑलरेडी। ठीक है, वो चाहते थे कि पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश करना और नवाब चाहते थे कंसोलिडेट करना, पर इस कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर इंटेंसिफाई किया था और उसके काफ़ी सारे रीजंस थे। फर्स्ट, इलीगल यूज ऑफ दस्तक। सबसे पहले ये दस्तक क्या होती थी? दस्तक सिंपली आप ये समझ लो कि ये एक एक्सपोर्ट ट्रेड परमिट होता था। एक्सपोर्ट ट्रेड परमिट जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू किया जाता था बाय द मुगल डायनेस्टी, और ये स्टार्ट था 1717 से। ठीक है ना, दस्तक। तो इसमें क्या था कि अगर एक बार दस्तक इशू हो गया किसी भी स्पेसिफिक गुड्स के लिए, ठीक है, तो आप एग्जाम कर दिए जाते थे फॉर द टैक्स पेमेंट्स और ड्यूटीज़। कोई आपको टैक्स नहीं देना है और वो ड्यूटीज़ नहीं देना है, जिसके लिए भी आपका दस्तक इशू किया जाता था। ठीक है ना। एक और भी डेफिनेशन है दैट इज दस्तक की एक पास चिट है जो कि साइन की जाती थी बाय द पार्लियामेंट ऑफ कैलकाता काउंसिल, जो कि एग्जाम करती थी गुड्स जो कि स्पेसिफाइड होते थे टैक्स पेमेंट्स के लिए एंड ड्यूटीज के लिए। ठीक है ना। अब ऐसा क्या हो गया ये जो इलीगल यूज ऑफ दस्तक होने लगा? लुक, तो जो ब्रिटिश थे वो उस परमिट को ऐसे यूज करने लगे और उसको टैक्स अवॉइडेंस करने लगे। ठीक है, कि इस तरीके से इलीगल यूज करने लगे कि उसको एक्सक्यूज बना लिया कि अब उनको कोई भी टैक्सेस ना देना पड़े आपकी नवाब ऑफ बंगाल को। ठीक है ना। अब जब ऐसा हो रहा था तो ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था ये रेवेन्यू का, ट्रेड। ठीक है ना, बंगाल जाने उसी के लिए जाता था इस टाइम, और तभी ब्रिटिश अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करना चाहते थे टू सिक्योर इट्स कमर्शियल इंटरेस्ट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स? अपने एक तो अवॉइड करते थे, ठीक है, टैक्स देने के लिए। दूसरा वो करते थे कि ये दस्तक को वो फर्दर इशू कर देते थे इंडिविजुअल्स को, किसी और इंडिविजुअल्स को जो कि अलाउ नहीं था, और उसके बदले में उनसे पैसे लेके इशू कर देते थे। ये भी इलीगल मीन्स था। तो इससे काफ़ी जो ट्रेड था वो काफ़ी इम्बैलेंस हो गया था। ठीक है, कि एक को तो काफ़ी आपका एग्जाम्पशन मिल रहा है ट्रेड में और दूसरे को जो इंडिविजुअल्स हमारे इंडियंस थे उनमें से काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ठीक है, तो एक ये काफ़ी रीज़न था। दूसरा था कि हल्के हल्के क्या हुआ था नवाब सिराजुद्दौला के उसमें, कि जो ब्रिटिश थे अब वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंटरफेरेंस इन दी नवाब्स कोर्ट। ठीक है ना। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सिंपल सिंपल आप ये सोचिए कि जो नवाब सिराजुद्दौला जब बंगाल के उस पर बैठे थे, दैट इज अ नवाब बने थे, तो उनको अपोजिशन में काफ़ी लोग थे। ठीक है, काफ़ी रोग एलिमेंट्स जो थे उनकी पोजीशन को चैलेंज कर रहे थे। ठीक है ना। उसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम आता है घसीटी बेगम का। ठीक है, जो कि अपोजिशन में थी नवाब ऑफ बंगाल दैट इज द सिराजुद्दौला, और उनके सन भी दैट इज द घसीटी बेगम्स के ट्रेस्टर्स सन भी। तो ऐसा क्या होता था, जो भी ऐसे तरीके के रोग एलिमेंट होते थे वो कोई भी एक्टिविटीज़ करके जो कि नवाब की पोजीशन को अंडरमाइन करते थे और उसके बाद भाग जाते थे, शेल्टर ले लेते थे जाके फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम में तो वो एज ए हेवन बन गया था वहाँ पे जाके कि कोई भी आप करो और वहाँ पे जाके आपको शेल्टर ले लो तो कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। ऑन दी अदर हैंड सिराज को ये लगता था कि ऐसा होना, दैट इज़ अ फोर्ट विलियम में जाके चिप जाना और उसका फर्दर फोर्टिफिकेशन करना बाय द ब्रिटिशर्स, वो मेरी कहीं ना कहीं अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहा है। तो सिराज ने डिमांड मांगी कि ये जो भी ऐसे रोग एलिमेंट्स हैं जो कि स्केप करके आपके पास शेल्टर ले लेते हैं आप उनको भेज दीजिए, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि जो मीर जाफर थे,
मीर जाफर अली खान वो ग्रैंड अंकल थे सिराजुद्दौला के, ठीक है ना, और साथ ही साथ कमांडर इन चीफ भी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे और इनके अंडर में एक काफ़ी बड़ी बटालियन रहती थी, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ भी थे ऑफ नवाब अमनी। और इन्होंने क्या किया था, ये भी एक तरीके के कॉन्स्पायरेसी करने लगे थे घसीटी बेगम से मिलके अगेंस्ट दी नवाब, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है कि कैसे नवाब ऑफ बंगाल की और जो सिराजुद्दौला थे उनकी पोजीशन को अंडरमाइन किया जा रहा था, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी करने लगे थे ये भी, देखिए मीर जाफर घसीटी बेगम के साथ। इवेंचुअली जो मीर जाफर थे उन्होंने हाथ मिला लिया था ब्रिटिश से थ्रू एक सीक्रेट मीडिएटर्स के, एक तो ये रीजन हो गया। थर्ड अगर हम देखें तो फोर्ट विलियम, अभी हमने देखा था कि जो भी रोग एलिमेंट्स होते थे वो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करके जो कि नवाब की अथॉरिटी को अंडरमाइन करके और वो शेल्टर ले लेते हैं फर्दर फोर्ट विलियम में, ठीक है। तो एक सेफ शेल्टर हाउस बन गया था, ठीक है। और ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इसको फर्दर एडिशनल फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, गन्स लगा रहे थे, ताकि इन केस अगर कोई भी ऐसा हो तो हम अपनी इस फोर्ट को डिफेंड कर पाए, ठीक है ना। तो एडिशनल फोर्टिफिकेशन भी कर रहे थे। अब ये भी नवाब सिराजुद्दौला को लगता था कि ये भी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, मैंने तो इसको इसकी परमिशन दी नहीं है, लेकिन ये अपने आप से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको लगता था कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। फोर्थ आ जाएगा आपका द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे बिग मर्चेंट्स की, सच एज आपके जगत सेठ हो गए, जो कि एक बैकबोन थे एट द टाइम आपकी बंगाल की इकोनॉमी का, ठीक है ना, जगत सेठ ऑफ मुर्शिदाबाद। और इस तरीके से जो आपके ब्रिटिश थे वो कंसोलिडेट कर रहे थे अपना ओन बेस, ठीक है, कि अगर मैं इनको अपनी तरफ ले लूँगा तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकबोन टूट जाएगी और अल्टीमेटली हम अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ईजिली ऑक्यूपाई कर सकते हैं बंगाल को अगर हम इनको अपनी तरफ ले लें। ऑन द अदर हैंड डिसलॉयल्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे बंगाल का ऑक्यूपेशन कर लिया था बाई थी ब्रिटिश ने। अब डिसलॉयल्टी ऑफ मीर जाफर, अभी हमने देखा था जो कमांडर इन चीफ थे, काफ़ी एक स्ट्रेटजिक पोजीशंस थी उनके हाथ में, लेकिन वो क्या हो गए थे, सिंपल कॉन्स्पायरेसी में आ गए थे नवाब के मिलके घसीटी बेगम से, ठीक है ना। तो डिसलॉयल्टी ऑफ मीर जाफर और जो राय दुर्लभ टू दी नवाब ऑफ बंगाल, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनकी डिसलॉयल्टी की वजह से कहा जाता है कि ये जो बैटल था दैट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी, वो सिंपल क्या था कि सिर्फ जस्ट फॉर नेम सेक था, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। अभी हम इसको देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी को, हर चीज़ को इसमें डिटेल में देखेंगे। अभी आप इसको ब्रीफ में समझ लो कि क्या क्या रीजंस थे कि कैसे बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया था बाई दी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब इसमें क्या हुआ था, लुक आफ्टर द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो कि हुआ था बिटवीन दी नवाब एंड कंपनी, नाउ जो इंग्लिश प्रिजनर्स थे जो कि कैलकाटा में थे, उसमें सम विमेंस भी थी, ठीक है ना, एंड चिल्ड्रंस भी थे, उनको एक प्रिजन रूम में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, दैट इज ऑफ फोर्ट विलियम के, ठीक है ना, एक प्रिजन रूम में बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रिजनर्स थे ना, इनका जो टोटल टैली थी 146, ठीक है। आउट ऑफ दिस 146 वाइट प्रिजनर्स जो कि एक रूम में रखे गए थे, और इस रूम की जो लेंथ थी दैट इज 14 by 18 फीट, और आपका ये 10 इंच वाइड थे सिर्फ, ठीक है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब देखा गया तो ओनली 23 वर सर्वाइव टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो व्हेन द प्रिजन रूम वाज ओपन, जो रेस्ट जो बचे हुए थे सिर्फ 23 छोड़ के बाकी सब मर गए थे, इट इज बिकॉज ऑफ सफोकेशन एंड एक्सेसिव हीट, ठीक है। नाउ अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इस एपिसोड को दैट इज द ब्लैक होल ट्रेजेडी को एज ए प्रोपोगेंडा डिवाइस की तरह यूज किया, प्रोपोगेंडा डिवाइस की तरह यूज किया कि वो कैसे करके इसको डिफेम कर पाए नवाब को, ठीक है, और सपोर्ट को वॉर्न कर पाए ऑफ द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन की सिर्फ और सिर्फ नवाब से वॉर करना ही हमारे लिए, इसका बदला लेना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स एन हॉरिफिक एक्ट, ठीक है, उनको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे थे, ठीक है, ओके। सो और ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था जून 23 को 1757 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी,
तो जो बिगनिंग हुआ था आपका कि ब्रिटिश पॉलिटिकल स्वॉयर ओवर द इंडिया में भी ट्रेस होता है बैटल ऑफ प्लासी से, दैट इज द 1757, ठीक है। और अगर हम देखें ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फोर्सेस लीड कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस लीड कर रहे थे, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव ऑन द वन हैंड, एंड जो नवाब थे ऑफ बंगाल के एट दैट टाइम दैट वाज द सिराज उद दौला, ठीक है। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ नवाब, इसमें इस बैटल में नवाब की डिफीट हो गई थी और कंपनी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ गेन कर लिया था उन्होंने, ठीक है, फ्रॉम द बंगाल ट्रेजरी। और वो अब इस जो भी ट्रेजरी मिली थी उनको वो यूज कर रहे थे, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि कैसे वो अपनी मिलिट्री का फर्दर मॉडर्नाइजेशन या फिर आपका फर्दर स्ट्रेंथन कर पाए, ठीक है। तो ये काफ़ी डिसिसिव बैटल था, इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी एज ए ब्रीफ की तरह आप समझ लो कि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल में क्या क्या चीज़ें क्या क्या इवेंट्स हुए थे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। उसके बाद हम नवाब ऑफ बंगाल देख लेते हैं थोड़े से। नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आफ्टर दैट सिराजुद्दौला के बाद जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। तो मीर जाफर वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और ये इन्होंने किसको सक्सीड किया था, ऑब्वियसली सिराजुद्दौला, और इसलिए इनको रिमेंबर भी किया जाता है इन इंडिया बाय द नेम गद्दार ए हिंद, गद्दार ए हिंद, ठीक है। इट इज बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ चीटिंग सिराजुद्दौला और एंड सरेंडर द नवाब्स आर्मी अगेंस्ट द रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटलफील्ड, तो ये बन गए थे तब नवाब ऑफ बंगाल। तो इनका जो रूल है वो ऐसे रिगार्ड किया जाता है एज एन इनिशिएशन ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो मीर जाफर का जो रूल है उनके अंडर में ऐसे उसको रिगार्ड किया जाता है कि इट्स एन इनिशिएशन, इट्स एन इनिशिएशन ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीर कासिम। इसमें तो ही वॉज द ओल्डेस्ट नवाब, ये सबसे ओल्डेस्ट नवाब थे अमंग्स द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान, जो भी अलीवर्दी खान के सक्सेसर थे उनमें से ये ओल्डेस्ट नवाब थे। अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है ना, तो इंटरफेरेंस से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। बिकॉज ये क्या चाहते थे, बिकॉज ये चाहते थे कि ही वॉन्टेड टू बी एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम कैलकाता, कि वो कैलकाता से सेफ डिस्टेंस पर रह पाए और विदाउट इंटरफेरेंस रह पाए कंपनी के, कि कंपनी कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, ओके। नाउ इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो सॉट टू रिकॉग्नाइज्ड एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी। उनको लगा कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो आर्मी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन का काफ़ी स्कोप है, और इट वॉज द नीड ऑफ द आवर हम कि कैसे मॉडर्नाइज करें अपनी आर्मी को ऑन द यूरोपियन पैटर्न्स, बिकॉज हमारे जो एनिमी हैं यूरोपियन है और उनको डिफीट करने के लिए उनके पैटर्न को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो मेड प्लान फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज टेरिटरी, और वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया उन्होंने कि कैसे हम एक्सपेंड कर पाए जितनी भी हमारी टेरिटरी है, और ये एक्सपेंशन जो था वो नॉर्थ वर्ड की तरफ वो कर रहे थे एट द एक्सपेंस ऑफ द नेपालीज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि मीर कासिम एक ट्रीटी भी साइन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से इन द ईयर 1760। सो मीर कासिम ट्रीटी 1760, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ब्रीफ में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या था कि मिस्टर कासिम ने एग्रीड किया था टू सीट कंपनी जो डिस्ट्रिक्ट्स थी आपकी, दैट इज द बुर्दवान, मिदनापुर एंड चितगांव, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा द कंपनी वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर इन चूनामन ट्रेड, जो कि
कैरिड फॉरवर्ड होता था सिलहेट में, ठीक है। थर्ड है आपका मीर कासिम एग्रीड टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज, जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे टू दी कंपनी। लोग सिंपल अगर आपको लग रहा होगा कि हम काफ़ी मतलब इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज सिंपली आप समझ लो कि मीर जाफर जब बने थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको नवाब इसलिए बनाया था कि वो जितनी भी डिमांड्स थी वो सब पूरी कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब मीर जाफर फेल्ड हो गए थे अपने रेवेन्यूज़ को देने में, दैट इज जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे मांगता था, तो उनको हटा के मीर कासिम को बना दिया गया था नवाब। अब मीर कासिम के पास ये चैलेंज थे कि कैसे जो अपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी बचाएं और जितनी डिमांड्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो भी फुलफिल कर पाए, तो उसी के रिगार्डिंग ये टीटी है, ठीक है। तो क्या था कि थर्ड पॉइंट क्या था कि मीर कासिम एग्री टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द कंपनी, जो कि था अंडर बचा हुआ था मीर जाफर के या फिर उनके खुद के अंदर जितना भी एरियर्स हो जाता था। इट इज़ बिकॉज जो उनकी रेवेन्यू है वो इतना मीट नहीं हो पाता था, ठीक है। और जो इतना रेवेन्यू नहीं आ पाता था कि वो जितना भी कंपनी की डिमांड थी वो पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए, तो इसलिए उन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि हम आपको नवाब बना देंगे बट आप पहले ये ट्रीटी साइन करिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देख लेंगे तो इसमें था कि मीर कासिम प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹5 लाख। अब उनको 5 लाख रुपया देना था टुवर्ड्स फाइनेंसिंग दी कंपनीज, जो कि कंपनी के जो वॉर एफर्ट्स थे जो वो कैरी फॉरवर्ड कर रही थी इन दी साउथ इंडिया, इन दी साउथ इंडिया और सदर्न इंडिया। फिफ्थ पॉइंट था इसका, इट वॉज एग्रीड दैट मीर कासिम के जो एनिमीज थे वो कंपनीज के आदमी, ठीक है। जो मीर कासिम के जो एनिमीज थे वो कंपनी के एनिमीज थे और जो कंपनीज के जो फ्रेंड्स थे वो आपके मीर कासिम के भी फ्रेंड्स थे, या जो मीर कासिम के फ्रेंड्स थे वो उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट था आपका 6 इस टीटी में, दैट इज इट वॉज एग्रीड दैट जो टेनेंट्स थे ऑफ द नवाब्स टेरिटरी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ कंपनी एंड वाइस वर्सा। जो भी टेनेंट्स थे नवाब की टेरिटरी के उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि उनको सेटल किया जाए जो कि लैंड है कंपनी के अंडर में, ठीक है ना। सो अंडर द प्रेशर ऑफ कंपनी मीर जाफर ने डिसाइड किया टू रिजाइन इन फेवर ऑफ मीर कासिम। इट इज़ बिकॉज वो उनकी डिमांड नहीं मान पा रहे थे और उनको एक पेंशन मिली दैट इज़ 1500 पर एनम फिक्स कर दी गई थी मीर जाफर के लिए, और इस तरीके से फिर मीर कासिम की एंट्री हुई। लेकिन मीर कासिम ने उनको एक डिस्टेंस बनाने के लिए, जब उनको भी लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ये जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो उन्होंने एक सोचा कि हम ट्रांसफ़र कर लें अपनी कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर और अपनी आर्मी को ब्यूरोक्रेसी को रिकॉग्नाइज करें कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, उसको मॉडर्नाइज करें अपनी आर्मी को ऑन दी यूरोपियन पैटर्न्स। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, ठीक है। और इट लीड्स टू द बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या हो गया था, बैटल ऑफ बक्सर देख लेते हैं, ठीक है। अब तो बैटल ऑफ बक्सर दैट इज द 22 अक्टूबर 1764। तो ये बैटल ऑफ बक्सर जो है और बैटल ऑफ प्लासी इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और सोशल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो वो हम लेटर देखेंगे। अभी ब्रीफ में देख लेते हैं। जो रिलेक्टेंस था मीर कासिम का कि वो अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते थे विद द कंपनी, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। जो आपके मीर कासिम थे वो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे विद द कंपनी और उनकी जो भी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो ऑब्वियसली इट्स लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड द क्लाइव। फाइनली जो मीर कासिम की जो फोर्सेस थी एन अलायंस विद, उन्होंने मीर कासिम ने कहा कि मैं अकेले तो काफ़ी कैपेबल नहीं हूँ इंग्लिश फोर्सेस को हराने के लिए, तो उन्होंने एक अलायंस बनाया दैट इज दी, जिसमें उन्होंने शुजा उद्दौला और शाह आलम सेकेंड को अपने अलायंस में किया, और उनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी इनको भी इंग्लिश ने डिफीट कर दी थी, और जो कि लीडरशिप कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, दैट इज एट द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना। नाउ ये एक वाटरशेड इवेंट था इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। एज द ट्रीटी इसके बाद जो साइन हुई थी जिसने इंश्योर किया था कि इलाहाबाद ऑल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ इलाहाबाद गिव इंग्लिश कंपनी, वो देगी दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इस ट्रीटी के बाद दीवानी राइट्स मिल जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस किस के, BBO दैट इज द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है ना।
अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कंक्लूड की थी 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एट द इलाहाबाद इन अगस्त 1765, जो कि एक करी थी विद द नवाब ऑफ अवध से और दूसरी करी थी मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड से। तो ऑल्दो जो बैटल में उन्होंने लीड किया था, लीडरशिप दैट इज द हेक्टर मुनरो थे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, तो ये हुआ था आपका अगस्त 1765। एक उन्होंने किया था नवाब ऑफ अवध रॉबर्ट क्लाइव ने, और दूसरा था आपका शाह आलम सेकंड जो कि मुगल एम्परर सेकंड थे। ठीक है ना, तो पहले हम देख लेते हैं नवाब शुजा-उद-दौला। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि सरेंडर किया था आपका इलाहाबाद, सरेंडर इलाहाबाद, और करा रीजन था वो किया था उन्होंने एम्परर शाह आलम सेकेंड को। ठीक है, सेकेंड पे 50 लाख रुपीज टू कंपनी एज ए वॉर इंडैमनिटी, जितनी भी वॉर में जो भी कैजुअलिटीज और उसके कंपनसेशन में 50 लाख रुपए कंपनी को देने थे एज ए वॉर इंडैमनिटी, कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो वॉर के और आप ही उसको पे करोगे। नेक्स्ट गिव बलवंत राय और बलवंत सिंह जो कि थे जमींदार ऑफ बनारस, फुल पोजीशन देना था ऑफ हिज स्टेट का उनको। नेक्स्ट था शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, इनको अब ये क्या कहेंगे, बेसिकली इनके साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें एग्रीड पॉइंट से, दैट इज कि आप रिसाइड करेंगे एट इलाहाबाद, जो कि आपको सीट करेंगे बाय नवाब ऑफ अवध, लेकिन ये अंडर कंपनीज के प्रोटेक्शन में होगा, ये आपके कंपनीज के प्रोटेक्शन में होगा। सेकेंड इशू ऑफ फरमान, ठीक है, आपको फरमान इशू करना है जो कि ग्रांट करेगा दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके एवज में आपको एक एनुअल पेमेंट मिलेगा दैट इज द 26 लाख। ठीक है, थर्ड ट्रीटी का प्रोविजन था कि आप प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी टू रिटर्न इन फॉर निजामत फंक्शन। अभी निजामत फंक्शन क्या है, निजामत फंक्शन सिंपल आप समझ लो कि ये होता था आपका मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द सेट प्रोविंस दैट इज द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब दीवानी राइट्स तो उनको मिल गए थे, दैट इज द दीवानी राइट, सिंपल अगर मैं कहूँ तो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है ना, और आपका जो कंपनी को जो रेवेन्यू अब डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का निजामत, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो कि पहले नवाब के पास रहेंगे, लेकिन उसका डिफेक्टिव डिजर्व पावर वाली कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो रियल पावर जो रहेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगी, एक पपेट नवाब रहेगा जिसके पास ये पावर होगी, लेकिन इसको एक्सरसाइज कौन करेगा, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, डिफेंस, पॉलिटिकल पावर वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो कंपनी था उनको दोनों ही दीवानी भी मिल गया था और निजामत राइट्स मिल गया था ओवर द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, नाउ इस तरीके से ब्रिटिश ने सब्जुगेट किया था बंगाल को। ये एक ब्रीफ में इवेंट्स थे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी कि उसमें क्या क्या उसके इम्पैक्ट से, बैटल ऑफ बक्सर के क्या क्या और इंपॉर्टेंट रीजंस थे। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी, बट ओवरऑल आप एक ग्लिम्स में समझ लो कि कैसे कि ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था बंगाल को। ओके, नाउ इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, कि डुअल गवर्नमेंट बंगाल कैसे थी। ऑब्वियसली देखो दीवानी राइट्स तो मिल गए थे उनको कि रेवेन्यूज के, और निजामत राइट्स भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे सिर्फ मिरर नवाब को बैठा के। ठीक है ना, डिज्यूरे और डिफेक्टिव पावर्स वाला कॉन्सेप्ट का कि जो रियल पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, और सिंपल एक नॉर्मल पावर दैट इज जस्ट फॉर नेम से दिखाने के लिए एक नवाब थे उनके हाथ में जो पावर थी, लेकिन एक्सरसाइज इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल जो कि चली थी फ्रॉम 1765 से लेकर 1772 तक।
Okay, so if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.